रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, थ्योरी ऑफ प्राइम्स, थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम इंटीजर। डेफिनेशन है एन इंटीजर p इज़ ग्रेटर देन 1। तो जो प्राइम इंटीजर्स की डेफिनेशन है उसमें ये मेंशन है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 1 से लेस जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है, ग्रेटर देन 1। कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 होगा इज सेड टू बी प्राइम, वो उस वक्त प्राइम कहलाएगा इफ़ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स आर 1 एंड p। अगर उसके सिर्फ जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनमें 1 एंड और p शामिल हो, तब हम कहेंगे कि वो जो इंटीजर है वो हमारे पास प्राइम इंटीजर है। इसका मतलब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यही वजह है कि 1 इज़ नीदर प्राइम, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट इंटीजर एन इंटीजर एन इज सेड टू बी कंपोजिट। कोई भी इंटीजर कब कंपोजिट कहलाता है? इफ़ इट इज़ नॉट प्राइम इंटीजर, अगर वो प्राइम इंटीजर ना हो। अब तो कोई भी नंबर प्राइम इंटीजर कब नहीं होता, वो प्राइम इंटीजर कब होता है? जब 1 और p सिर्फ उसके 2 डिवाइजर्स हों। अगर उसके 1 और अपने अलावा कोई और डिवाइज़र हो आ जाते हैं तो वो फिर प्राइम नहीं होगा। जैसा कि आपके पास नंबर 3, इसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स हैं, 1 एंड 3। तो यही वजह है कि 3 जो है आपके पास प्राइम इंटीजर है। और अगर आप 6 ले लें तो 6 के अपने और 1 के अलावा भी डिवाइज़र है विच इज़ 2 एंड 3। जिसके अपने और 1 के अलावा और डिवाइज़र्स आ जाते हैं वो आपके पास प्राइम नहीं होता। तो जो प्राइम नहीं होता वो फिर क्या होता है? वो फिर आपके पास कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? जो कि प्राइम नहीं है, मतलब उसके अपने और 1 के अलावा और डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं। अ फैक्टर ऑफ n इज़ कॉल्ड प्रॉपर। कोई भी फैक्टर जो है आपके पास प्रॉपर कहलाता है अगर वो 1 से बड़ा हो और n से छोटा हो। ठीक है जी, जैसा कि आपके पास 6 है, इसके ये जो फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, ये 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, तो ये आपके पास इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं। अ फैक्टर a ऑफ n इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 और a इज़ इक्वल टू n। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ वो इसके अपने इम्प्रॉपर फैक्टर्स कहलाते हैं। सम ऑफ द प्राइम इंटीजर्स आर, चूँकि प्राइम इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करना चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स जो हैं वो प्राइम बन जाते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है डेफिनेशन। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के अपने और 1 के अलावा कोई पॉजिटिव डिवाइज़र नहीं है तो 2 भी प्राइम है। 3 का भी अपने और 1 के अलावा कोई डिवाइज़र नहीं है तो 3 भी प्राइम है। आगे 4 जो है उसका अपने और 1 के अलावा एक और डिवाइज़र है विच इज़ 2, तो उसके जो हैं वो प्रॉपर फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके प्रॉपर फैक्टर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं वो प्राइम नहीं होते बल्कि वो कंपोजिट हो जाते हैं। तो 4 इज़ कंपोजिट, 5 इज़ प्राइम, 6 इज़ कंपोजिट जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, 7 इज़ प्राइम, 9 इज़ कंपोजिट, 10 इज़ कंपोजिट। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ये जो इवन नंबर्स में से सिर्फ 2 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स होंगे चूँकि वो 2 से डिविजिबल होते हैं तो उनके प्रॉपर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटिवली प्राइम को प्राइम इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स p एंड q आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। 2 इंटीजर जो है वो कब रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे या को प्राइम कहलाएंगे? अगर उनका GCD 1 हो जाए तो आपके पास रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है सिर्फ 1 ही इनका कॉमन फैक्टर और वही GCD हो जाएगा, तो 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है। तो यहाँ पर 2 और 3 की एग्जांपल दी है। इसी तरह अगर आप चेक करें 4 एंड 5, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनके दरम्यान सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, तो वही उनका GCD हो जाता है।
तो जो नोट्स फॉर एग्जांपल थी वो 2, 3 की थी और जो मैंने एग्जांपल बनाई वो 4 और 5 की है। तो यहाँ से पता चला हमें इस एग्जांपल से कि जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो ज़रूरी नहीं आपस में वो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2 और 3 तो रिलेटिवली प्राइम भी है और प्राइम भी है, लेकिन 4 जो है आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो जो दो नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खुद भी प्राइम वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते। ट्विन प्राइम इंटीजर्स, 2 प्राइम इंटीजर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इंटीजर्स। वो कब ट्विन प्राइम इंटीजर्स कहते हैं? इफ़ दे डिफ़र बाय 2, अगर वो 2 से डिफ़र करें, अगर उनके दरमियान डिफरेंस 2 का हो तो हमारे पास ट्विन प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे आपके पास 3 और 5 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 का है, 11 और 13 के दरमियान डिफरेंस 2 का है, 17 और 19 के दरमियान। तो हर वो 2 प्राइम इंटीजर्स जिनके दरमियान जो डिफरेंस है जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आ जाए, वो आपके पास ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या कि बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो इसकी स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इफ़ P इज़ अ प्राइम, अगर एक P जो है प्राइम नंबर है, एंड P डिवाइड्स AB, और P जो है दो नंबर्स की, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। तो इसका मतलब ये होगा कि P उन दोनों में से किसी एक को ज़रूर डिवाइड करता होगा। जैसे आपके पास ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। 2 डिवाइड्स 6 और 6 को आप लिख सकते हैं 2.3। तो 2 इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा, या 2 करेगा या आपके पास, ठीक है, दोनों में से किसी एक को ज़रूर डिवाइड करेगा। प्रूफ, अगर तो P जो है A को डिवाइड करता है तो फिर आपके पास रिज़ल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि हमने कहा यहाँ वो A को कर ले या B को, स्पेसिफिकली ये नहीं कि A को ही करे या B को, यहाँ A को कर ले या B को। अगर वो A को करता है तो इसका मतलब है किसी एक को डिवाइड कर दिया और थ्योरम प्रूफ हो गया। और अगर आपके पास P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब P और A के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है उनका GCD क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब है P जो है वो 1 और P जो है रिलेटिवली प्राइम हो गए। अब 1 GCD है तो GCD को आप जानते हैं आप हमेशा P और जिन दोनों का वो GCD होता है उनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। तो 1 इज़ इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ P एंड A, PX प्लस AY। दोनों तरफ B के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो B इज़ इक्वल टू PBX प्लस ABY। अब गिवन है कि P जो है वो AB को डिवाइड करता है, तो B किसके बराबर आ गया? B इज़ इक्वल टू PBX प्लस ABY। अब ये गिवन है कि P AB को डिवाइड करता है, ये गिवन है। तो आपके पास है अगर AB को डिवाइड करता है तो ABY को भी डिवाइड करता है, उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो P इस पोर्शन को तो डिवाइड करेगा। अब P अपने आप को तो डिवाइड करता है, अगर अपने आप को डिवाइड करता है तो इसका मतलब P जो है PBX को भी डिवाइड करेगा। तो P ने इस पोर्शन को भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो उनके फिर सम को भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है जी। इसका मतलब P जो है फिर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, और सम किसके बराबर है? वो B के बराबर है। तो B डिवाइड्स राइट हैंड साइड, सो इट मीन्स P डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज़ B, सो P डिवाइड्स B। तो इसका मतलब अगर P A को डिवाइड नहीं करेगा तो हमने प्रूव कर दिया फिर P जो है वो B को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर भाई प्राइम दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो आपके पास यहाँ A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड, दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारे पास, इफ़ P इज़ अ प्राइम, अगर P एक जो है प्राइम नंबर है, एंड P डिवाइड्स
A1 A2 A3 हैं AN प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स। अगर कोई प्राइम जो है वो n इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो फिर आपने क्या शो करना है कि P डिवाइड्स A फॉर सम A के। तो P जो है इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक कंपोनेंट को लाजमी डिवाइड करेगा। तो यही हमने शो करना है कि P जो है इन n इंटीजर्स में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करता है। प्रूफ वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से थ्योरम को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिस स्टेप बनाते हैं। तो हम सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 ले लेंगे। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास n एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है इसमें n जो है वो 1 है, मतलब ये आपके पास इनकी तादाद 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है। P डिवाइड्स A1 n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपके पास इन प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स की तादाद 1 है, मतलब P जो है वो एक ही एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो यही शो करना था कि P जिन प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर रहा है उनमें से किसी एक को लाजमी डिवाइड करे। तो वो एक ही एलिमेंट को डिवाइड कर रहा था और एक ही फिर उसमें से वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो रिज़ल्ट होल्ड कर गया ट्रिवियली। और अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 ले लें, मतलब इन प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 2 हो जाए, मतलब P डिवाइड्स A1 एंड A2। P जो है दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो फिर हमने अभी ऊपर थ्योरम प्रूव किया है कि अगर वो दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो फिर इनमें से किसी एक को लाजमी डिवाइड करता है, या A1 को डिवाइड करेगा या A2। तो यही शो करना था कि जब कभी भी B जो है वो n एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो उनमें से किसी एक कंपोनेंट को लाजमी डिवाइड करे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सपोज। अब बेसिक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है। वो इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर n इज़ इक्वल टू के या n इज़ इक्वल टू m, ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड कर रही है। अब स्टेटमेंट के होल्ड करने का मतलब क्या है कि जब कभी b जो है वो n इज़ इक्वल टू m का मतलब क्या है कि m एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगी। जब कभी b किसी भी n एलिमेंट्स n इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगी तो p जो है फिर उनमें से किसी एक एलिमेंट को लाजमी डिवाइड करेगा। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा ट्रू है। तो फिर हमने किसके लिए प्रूव करना है, हमने n इज़ इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि P जो है वो m प्लस 1 एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। और अब हमने क्या शो करना है, फिर हमने ये करना है कि P जो है वो इनमें से किसी इस प्रोडक्ट में से किसी इंटीजर को लाजमी डिवाइड कर रहा है, किसी एक को लाजमी डिवाइड कर रहा है। अगर तो P जो है वो अब दो केसेस हैं, या तो P AM प्लस 1 को डिवाइड करता है या P AM प्लस 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर P AM प्लस 1 को डिवाइड कर देता है तो यही हमने शो करना था कि प्रोडक्ट में किसी एक को भी वो डिवाइड कर दे। तो अगर वो AM प्लस 1 को डिवाइड कर देगा तो हमारा जो है वो जो प्रूव करना था वो हो गया। और अगर P AM प्लस 1 को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास अगर वो इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है वो इस पोर्शन को डिवाइड करता है, A1 A2 अप टू AM। इसका मतलब है फिर P जो है इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर हम सपोज कर लेंगे ये दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है, इस सारे को हम एक एलिमेंट सपोज कर लें, इसको भी एक, तो अगर P इसको डिवाइड नहीं करता तो फिर इसका मतलब P जो है दूसरे पोर्शन को डिवाइड करता है। और ये हमने क्या सपोज कर रखा है, m एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बारे में। m एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के बारे में हमने ये सपोज कर रखा है कि जब कभी भी P m एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो P जो है इनमें से किसी एक कंपोनेंट को लाजमी डिवाइड करेगा, सच दैट AI इज़ लेस दैन 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन m। तो ये हमने शो कर दिया कि जब कभी P जो है m प्लस 1 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो इनमें से किसी ना किसी एक को ज़रूर डिवाइड करेगा। और ये हमारा रिज़ल्ट जो है प्रूव हो गया है। तो इसका मतलब है अब हम अगर जनरलाइज करें तो ये आपके पास रिज़ल्ट क्या बन गया है कि जब कभी P जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो P जो है उनमें से किसी एक कंपोनेंट को लाजमी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वाड्री है हमारे पास, इफ़ P Q1 Q2 अप टू Qn
आर ऑल प्राइम्स, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास सब प्राइम नंबर्स हैं। P, Q1, Q2, Qn, ये सारे के सारे प्राइम्स हैं। और अब अगर P जो है वो प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता हो, P डिवाइड्स Q1, Q2, Qn, ये प्राइम्स की प्रोडक्ट है, n प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता हो, तो फिर आपने क्या शो करना है कि फिर P जो है इनमें से किसी एक कंपोनेंट के बराबर है। यहाँ तो हमने ये शो किया था कि P अगर n इंटीजर्स, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं था कि ये प्राइम्स हैं या क्या हैं, ये प्राइम्स ये भी हो सकते हैं, ये कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो अगर n आपके पास इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो किसी एक कंपोनेंट को डिवाइड कर दे। अब यहाँ थोड़ा सा आपके पास स्टेटमेंट चेंज है कि अगर P जो है आपके पास प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो फिर P जो है वो किसी न किसी एक प्राइम के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। हम सपोज करते हैं P जो है वो n प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने फिर थ्योरम प्रूव किया है, ये n प्राइम्स है तो n इंटीजर्स भी हैं, n इंटीजर्स है तो इन पर हमने जो अभी थ्योरम प्रूव किया है वो अप्लाई हो सकता है कि फिर P जो है इनमें से किसी एक कंपोनेंट को लाजमी डिवाइड करता है। तो सपोज कर लेते हैं P जो है वो QK को डिवाइड कर रहा है। अब QK के बारे में क्या गिवन था कि ये सारे के सारे प्राइम है। इसका मतलब है कि P जो है वो खुद भी प्राइम है और वो एक प्राइम को डिवाइड कर रहा है। QK एक प्राइम है और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो ही आपके पास डिवाइजर होते हैं, या 1 या वो बजाते खुद। अब ये जो प्राइम्स हैं P, ये तो ग्रेटर देन 1 है। अब ये 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो P है फिर QK के बराबर हो जाएगा, क्योंकि QK के दो ही डिवाइजर हैं, 1 या इट्ससेल्फ। इसका मतलब P या 1 हो सकता है या इट्ससेल्फ। अब 1 तो वो हो नहीं सकता क्योंकि सारे इंटीजर वो प्राइम इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 होते हैं। इसका मतलब P इज इक्वल टू QK, इसका मतलब P डिवाइड्स Q1, Q2, Kk। तो आपके पास जब कभी भी P जो है प्राइम्स की प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेगा तो फिर वो किसी न किसी एक प्राइम के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है उसको आप कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आप उनको प्राइम्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, सिवाय उस ऑर्डर के जिसमें ये लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट समझाती हूँ। तो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट का पहला पोर्शन क्या है, स्टेटमेंट का पहला पोर्शन है आपके पास कि हर वो इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है आप उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 6 है, ये ग्रेटर देन 1 है तो 6 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। 8 है, इसको भी आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरा पोर्शन क्या है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि 6 जो है वो इन्हीं दो प्राइम्स की प्रोडक्ट के बराबर है। इनके अलावा कोई भी आप दो प्राइम्स लें उनकी प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो सकते। जैसे 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो सिर्फ 2 और 3 ही हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये यूनिक होगी एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। वो कहते हैं सिर्फ आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप प्राइम्स चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते। इतनी सी तब्दीली सिर्फ मुमकिन है, वरना ये जो आपके पास प्राइम्स आएंगे ये यूनिक होंगे। अगर आप प्राइम्स चेंज कर देंगे तो कोई और नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं 6 के अंदर 3 की बजाय यहाँ पर 5 लिख दूँ, अब मैंने प्राइम चेंज किया है तो अब मेरा आंसर 6 के बराबर नहीं है। तो प्राइम चेंज करने से हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो हर नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो आपके पास प्राइम्स हैं ये यूनिक होते हैं। अब हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट का पहला पोर्शन प्रूव करेंगे, फिर हम रिप्रेजेंटेशन को यूनिक करेंगे। तो स्टेटमेंट का पहला पोर्शन क्या है, एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वी विल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिस स्टेप होता है, तो n इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो 1 से बड़े नंबर्स से हमने स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। n इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें, तो n इज़ इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 खुद प्राइम है तो ये अपनी ही रिप्रेजेंटेशन के बराबर है।
इस तरह n इज़ इक्वल टू 3, तो इसको भी हमने प्राइम के तौर पर लिख लिया। n इज़ इक्वल टू 4, अब चूँकि ये प्राइम नहीं है लेकिन आप इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 5 लें तो ये भी प्राइम है, तो ये अपने ही बराबर हो गया। n इज़ इक्वल टू 6 लें तो 2 क्रॉस 3, तो इनको भी आपने जो है वो प्राइम्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिख लिया है। जो खुद प्राइम है वो तो अपने ही बराबर हो जाएंगे, और जो प्राइम्स नहीं हैं, कंपोजिट हैं, वो आपके पास प्राइम्स की प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो बेसिक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सपोज अब हम इंडक्शन हाइपोथेसिस, अब हम सपोज करते हैं कि रिजल्ट होल्ड करता है आपके पास kn-1 इंटीजर्स तक, यानी कि 2 से लेके जो kn-1 इंटीजर्स हैं आपने उनको सपोज कर लिया है कि उनके लिए स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। स्टेटमेंट होल्ड करने का मतलब क्या है कि 2 से लेके k-1 तक जो सारे इंटीजर्स हैं आप उनको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है जी, मतलब कि आपके पास k से लेस, k-1 k से लेस है ना, 2 भी k से लेस है, k से लेस जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो अब हमने शो करना है फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब kth आपने इंटीजर ले लिया। अब 2 केसेस हैं, या तो n इज इक्वल टू k खुद प्राइम होगा या n इज इक्वल टू k खुद प्राइम नहीं होगा। जैसे जहाँ पर मैं इंटीजर लेती थी वो कभी खुद प्राइम होता था और कभी खुद प्राइम नहीं होता था। तो अगर तो k प्राइम है तो ये आपके पास अपने ही प्राइम नंबर के बराबर है, तो इसकी अपनी ही रिप्रेजेंटेशन आ गई, तो इसको आपने लिख लिया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और अगर k प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट। जो कंपोजिट होते हैं इसका मतलब फिर उनके प्रॉपर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स उनको डिवाइड करते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और n से छोटे होते हैं। तो इसके कम से कम 2 फैक्टर्स तो ज़रूर मौजूद होंगे, k1 और k2, सच डैट के n जो है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे आपके पास 4 है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं, और 4 जो है इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है। अब चूँकि ये दोनों नंबर के जो हैं वो k से लेस हैं, तो हमने क्या सपोज कर रखा है कि वो सारे इंटीजर जो कि k से लेस होते हैं आप उनको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो k1 को भी आप लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, k2 को भी लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और इन दोनों की जब वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो n को भी आप लिख सकेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर है 60, इसको आप लिख सकते हैं 12 क्रॉस 5, तो ये तो खुद प्राइम है तो ये 5 हो गया, और 12 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। तो इसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन, इसकी प्राइम रिप्रेजेंटेशन और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 60 की जो है वो रिप्रेजेंटेशन बन गई एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम k1 की, ये अगर k1 है और अगर ये आपके पास k2 है, तो k1 की प्राइम रिप्रेजेंटेशन, k2 की प्राइम रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास n की प्राइम रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि n इज़ इक्वल टू k जो है उसके लिए भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो थ्योरम का इतना पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि हर इंटीजर जो है उसको आप लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब हमने क्या शो करना है कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। तो हमने शो करना है कि हर नंबर के लिए यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई भी है। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं n के लिए एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ये यूनिक है। सपोज और कंट्रेरी, हम इससे उलट सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, एक आपके पास इंटीजर्स हैं वो पहले ये P1 P2 इन प्राइम्स की प्रोडक्ट के बराबर भी है, और ये Q1 Q2 जो कि आपके पास डिफरेंट है फ्रॉम Pi, ये किसी और डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट के भी इक्वल हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इनकी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं कि Pi जो है इन Qi से डिफरेंट हैं। अब चूंकि ये भी n के बराबर है, ये भी n के बराबर है, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस इनकी प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी। इनकी प्रोडक्ट बराबर हो जाएगी तो आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है P1 P2 PR, तो Pi जो है वो आपके पास है P1 P2 Pi PR।
ये इस लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो डिवाइड कर रहा है। इन्हीं में से मैंने एक प्राइम लिया है और वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब पी आई जो है फिर आपके पास राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। इन्हीं प्रोडक्ट में से मैंने एक पी आई लिया है और मैंने जो है वो चूँकि इसके मल्टीपल के बराबर है, लिहाजा वो इस साइड को डिवाइड करेगा, इस साइड को डिवाइड करेगा, मतलब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, जिसका मतलब है पी आई डिवाइड करेगा Q1 Q2 अप टू QS। अब अभी अभी हमने क्रोलरी पढ़ी है कि अगर एक प्राइम हो और वो प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा हो तो वो प्राइम जो है इनमें से किसी एक प्राइम के बराबर हो जाता है। क्या हमने अभी अभी क्रोलरी पढ़ी है? हमने क्रोलरी पढ़ी है कि अगर एक प्राइम हो और वो प्राइम्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा हो तो वो प्राइम जो है उनमें से किसी एक प्राइम की बराबर हो जाता है। तो पी आई बराबर हो जाएगा क्यू जे। लेकिन हमने क्या कहा था कि ये सारे के सारे क्यू जे जो हैं ये पी आई से डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि पी आई यहाँ पर कोई पी आई जो है यहाँ पर किसी क्यू जे के बराबर है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया था कि एन की जो है दो रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है एन की दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं, एन की सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है, तो एन इज इक्वल P1 P2 PR। तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्रोलरी है हमारे पास कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। अब any positive integer n is greater than 1 can be uniquely written in canonical form as n is equal to p1 k1 p2 k2 pr here where each pi is prime and ki is positive integer। तो आपके पास अभी अभी हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है उसमें पढ़ा था कि हर जो आपके पास इंटीजर है ग्रेटर देन 1 आप उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म है ये आपके पास मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। वो कहते हैं ये जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बनाएंगे उसमें बाज़ का जो प्राइम्स आएंगे उनकी पावर्स भी होती हैं। जैसे मैंने आपको जो पीछे एग्जांपल समझाई थी, जैसे आपके पास 4 है इसको 2 क्रॉस 2 लिखते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गई। लेकिन इसमें ये जो प्राइम है ये 2 दफ़ा अपीयर हुआ है। जैसे आपके पास आप कर लें 8 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो 2 की पावर 3। जैसे आप कर लें 60 12 क्रॉस 5 तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 2 क्रॉस 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो ये जो आपके पास है हर नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और वो जो प्राइम्स हैं वो पावर की फॉर्म में भी आ सकते हैं। 2 3 और 5 ये जो P1 P2 PR है ये प्राइम्स हैं और K1 K2 ये इंटीजर्स हैं जो कि उनकी पावर्स हैं। तो ये आपके पास कुछ प्राइम हो सकता है 1 पावर में आ जाए, कुछ हो सकता है कि 1 से ज़्यादा पावर जो है वो आपके पास पावर्स में आ जाए। तो ये जो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ही मज़ीद एक्सप्लेन करती है। उसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पर लिख सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म कहती है कि इसमें जो प्राइम्स है हो सकता है कि उनकी पावर्स 1 से ज़्यादा हो जाए। प्रूव करते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या कहता है? वो कहता है कि आप हर इंटीजर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स P1 P2 P3 Pk, जैसे हमने अभी एग्जांपल से डिस्कस किया था। और इसमें सारे के सारे प्राइम जो है ज़रूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें सारे प्राइम्स यूनिक नहीं है, एक प्राइम 2 दफ़ा भी अपीयर हुआ है। कभी ऐसा हो सकता है कि सारे प्राइम यूनिक भी हो सकते हैं, जैसे 15 में आपके पास ये प्राइम सारे के सारे यूनिक हैं, तो कभी यूनिक नहीं भी होंगे। तो ऑल प्राइम्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सपोज P1 P2 PR इन आप में से इनमें से जो आर आपके पास प्राइम्स हैं कुछ प्राइम्स डिस्टिंक्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे। सपोज करें ये जो आर आपके पास प्राइम्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, और सपोज करें कि P1 जो है वो K1 टाइम्स अकर होता है, जैसे यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है।
P2 K2 टाइम्स अकर हो रहा है, PR KR टाइम्स अकर हो रहा है, तो हम इकट्ठा करके जो एक जैसे हैं उनको जो है वो आपस में उनकी मल्टीप्लाई करके पावर्स बना लेंगे। 10 = P1 K1 P2 K2 P KR। ये हमारे पास कौन रिप्रेजेंटेशन बन गई, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर दी है। तो इंशाल्लाह कल हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।